होता है, यहाँ सिंगल ओरी सेंटर होते हैं। तो यहाँ जाहिर बात है दो ही फर्क बनेगा। यूकैरियोट का डीएनए काफ़ी इससे बड़ा होता है। जैसे यहाँ आपको देखो, आपकी बुक में एक डेटा दिया है, मैं उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ ताकि आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे आपको एक डेटा दिया है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, ये ई कोलाई का डीएनए है। ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके बाद एक और यहाँ डीएनए मेंशन किया गया है, वो है ह्यूमन का डीएनए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो अभी आप देखो कि ये जो है, यहाँ जो है इससे ये 10⁻⁶ का मतलब है 10 लाख बेस पेयर, ठीक है ना, 10 लाख बेस पेयर। और 10⁹ का मतलब है 10⁹ का मतलब है 100 करोड़ बेस पेयर। तो जाहिर सी बात है कि ये यूकैरियोट्स है, ये ह्यूमन का है, ये काफ़ी बड़ा है इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोट, जो कि इसके कंपेरिजन में काफ़ी छोटा है। तो यूकैरियोटिक डीएनए काफ़ी बड़े साइज का है। तो बड़े साइज के डीएनए इस तरीके से होते हैं जिसमें मोर देन 1 ओरी सेंटर होते हैं, और इन ओरी सेंटर पे फ्रेगमेंट में बार बार हर ओरी सेंटर पे इस तरीके से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे इतने पार्ट में ये रेप्लिकेट हो गया, फिर इतने पार्ट में हो गया, फिर बीच का भी खुल गया, एक समय पूरा डीएनए जो है रिन्यू हो जाएगा। मतलब ये बात जो हमने यहाँ डायरेक्ट बना दी ना, तो ऐसा नहीं होता पूरा डीएनए ऐसे फाड़ के ऐसे खोल लिया, जैसे आप जिप खोलते हो ना, चेन खोलते हो जिप, ऐसे थोड़े कि खोल दिया और पूरा बना दिया। इसकी वजह ये होती है कि डीएनए का जो प्रोसेस, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, वो एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, अभी आप मानिए जस्ट मेरी बात, अभी बताएंगे एक एक को। ये बहुत हाई एनर्जी ग्रेड का प्रोसेस है। तो अगर पूरे मॉलिक्यूल का एक साथ आप रेप्लिकेशन करना चाहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड होती है, और उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को सेल पूरा नहीं कर पाती है। इस वजह से ये काम, जैसे बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। यूकैरियोटिक सेल में अगर डीएनए बड़ा हो गया तो एक से ज़्यादा ओरी सेंटर आ गए, वहाँ पे एक से ज़्यादा बबल बने, एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन फॉर्क बना, और फिर उन सब का सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में उनका रेप्लिकेशन हुआ, और लास्ट में सबको एक साथ जोड़ दिया गया और मॉलिक्यूल पूरी तरीके से बन गया। अब जितना हम डिटेल में इसे अभी पढ़ रहे हैं और जितनी देर में आप समझ रहे हैं ना, रेप्लिकेशन बहुत फास्ट प्रोसेस है। जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, इसमें जो आपके बुक में डेटा मेंशन है वो है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर जोड़ी जाती है, समझे। तो एक यूकैरियोटिक सेल को इस हिसाब से टाइम लगता है करीब 38 मिनट, 38 मिनट, ठीक है। जो आपकी बुक में मेंशन है 38-36 मिनट का जो टाइम लगता है आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में यही 30-40 मिनट का समय लगता है, और बैक्टीरिया में कंप्लीट करने में 20 मिनट का लगता है, ठीक है। यानी जो आप सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इससे पहले जो है, जो हम सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ रहे थे, उस सेल साइकिल वाले चैप्टर में आपको बताया गया था ना कि एक एस फेज होती है। देखो इस बात को भी थोड़ा यहाँ समझ लो आप, तो बेहतर रहेगा कि ये सब बातें एक्चुअल में कहाँ हो रही हैं, ठीक है। ये कैसे आप इसे को रिलेट करेंगे कि रियल लाइफ में ये कहाँ होती है। तो आपको सेल साइकिल बताया गया था। इस सेल साइकिल में आपको बताया गया था कि एक एम फेज होता है, डिवीजन का फेज होता है, और इससे पहले ये जीवन होता है,
S होता है, G2 होता है। तो ये S फेज ही है जहाँ पे ये रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल का। यहाँ तो सिर्फ डिवीज़न होता है, इसका मेटाफेज में सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न होता है जो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड डीएनए होते हैं उनके। ये बात मैंने आपको समझाई है सेल वाले में। अगर आप न्यू हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो सेल वाला जो मेरा वीडियो है उसको आप देखिए, ठीक है, मैं उसको रिकमेंड करूँगा। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बातें आप समझ गए होंगे। चलिए अब जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे उसमें आपको रेप्लिकेशन कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। एक्चुअल में मैकेनिज्म ही मेन आपका सिलेबस में है। प्रोसेस की मैकेनिज्म क्या है, रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या है। देखो, इसको आप समझने के लिए एक स्टोरी सुनो। ये एक कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप कुछ बना रहे हैं। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस है, या आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर सबसे बड़ी एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सी है, तो वो रेप्लिकेशन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस इसके बाद आती है, समझिए। वो इतने बड़े ग्रेड का नहीं है, ये बहुत बड़ा। इसे ऐसे समझो ना कि जैसे एक बहुत बड़ा हाईवे बनाना होता है, एक बहुत बड़े मॉल बनाने हैं, बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, वैसा कुछ है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ को बनाना चाह रहे हैं। देखो, जो रेप्लिकेशन हो रहा वो किसका हो रहा है, डीएनए का। डीएनए क्या है, पॉलीमर। तो पॉलीमर को कैसे बनाओगे, तो आंसर आया मोनोमर से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या करेंगे कि हम डीएनए बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मोनोमर क्या होगा, तो मोनोमर इसमें जो है, इसमें जो मोनोमर हैं ये होंगे DAMP, DCMP, DGMP और TMP। ये हो गए मोनोमर्स, ठीक है। इन मोनोमर्स को यूज किया जाएगा। जैसे मकान बनाते वक्त आपको ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ये पहला रिक्वायरमेंट है। सेकेंड वन क्या चाहिए कि मकान कैसे बनेगा, डिजाइन क्या है, यानी कि टेम्पलेट। तो आपको क्या बताया था मैंने, जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, जो ये बंद है हम इसकी बात नहीं करेंगे, जहाँ से ओपन है इसकी बात करेंगे। ये मान लीजिए ये ओपन हो गया, ये ओरी सेंटर पे एंजाइम आई, इसे ओपन कर दी दोनों तरफ, ठीक है। तो मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा दिमाग में ज़्यादा आएगा समझ में। जैसे यहाँ पे ATGCGT, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ होगा T, ठीक है, ACG और GCA, ठीक है। तो ये इसके कम्प्लीमेंट्री, 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 ये इसके, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। तो जैसा आपको बताया गया था, अगर इसे हम 5 एंड 2 3 एंड माने तो ये होगा 5 एंड 2 3 एंड। तो इन दोनों को हम क्या मानेंगे, टेम्पलेट,
टेम्पलेट वो मैप है जिसके अकॉर्डिंग नए मॉलिक्यूल को बनाना है। ठीक है। अब जैसे आपको मकान बनाना होता है तो आपको ईंटें चाहिए, मकान का नक्शा चाहिए कि बनाना कैसे है। जैसे आपको जब मकान बनाना होता है तो आपको चाहिए होता है कमरे कितने बनेंगे, किचन कहाँ होगा, लॉबी कहाँ होगी, यानी डिजाइन क्या होगा, तभी तो आप ईंटों को जोड़ेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब काम कौन करेगा, मैसन जो मिस्त्री होता है वो जोड़ेगा। तो यहाँ किसको जोड़ना है, मॉलिक्यूल को। ये सब मॉलिक्यूल ही है ना। तो इन मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए जो यहाँ स्पेशलाइज आपका मैसनरी है, जो मैसन है वो कौन है, एंजाइम्स। क्योंकि ये एंजाइम्स ही इनको जोड़ने का काम करेगी। इसमें जो सबसे हेड मिस्ट्री है वो है डीएनए पॉलीमरेज। इसको एक नेम दिया जाता है डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये एंजाइम जो नया डीएनए बनाएगी उसके लिए जो स्ट्रैंड यूज करेगी वो क्या होगा, डीएनए। तो डीएनए के ऊपर डीएनए बनाने वाली एंजाइम को बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी होती है। यहाँ एक और एंजाइम होती है डीएनए डिपेंडेंट। इन दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करने के लिए ऐसा नेम दिया गया है आरएनए पॉलीमरेज। जिसका पॉलीमरेज है इसका मतलब उसका पॉलीमर बनाना है। तो क्या पूरा हो गया, नहीं भाई, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सीमेंट। इन ईंटों को आप जोड़ोगे कैसे, सीमेंट बाइंडिंग होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल को कैसे जोड़ोगे, मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ते हैं, जैसे एक पॉलीमर में मॉलिक्यूल कैसे जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे जी ये बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी होती है। ये बात आपने पढ़ लिया, बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ इस एनर्जी को प्रोवाइड किया जाएगा किससे, सेल में इसका एक ही सोर्स है, वो है एटीपी। तो एक्चुअल में एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे इस बात को ऐसे समझो कि मॉलिक्यूल आपको बनाना 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अगर सिर्फ मॉलिक्यूल को, बेस पेयर को आपस में जोड़ने का एक्सपेंस निकालो तो सेल को इतने एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। और ये आता कैसे है, आता ऐसे है कि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आप माइटोकॉन्ड्रिया में जलाते हैं तो 36 एटीपी मैक्सिमम आता है। तो अब आप सोचो कितना आपको ग्लूकोज चाहिए सिर्फ एक सेल के डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव। तो अभी आप देखिए कि अब हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। वो टेम्पलेट है, वो मैप है जिस पे ये रेप्लिकेशन होगा। वो एंजाइम है, जैसे ये एंजाइम मान लीजिए, ठीक है, ये एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये सारे के सारे वो ब्रिक्स हैं, इनके नंबर बहुत से होंगे। ये कहाँ से आएंगे, ये आते हैं सेलुलर पूल से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से मिलेंगे सेल को। तो आप याद करिए, मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो फूड होता है वो 4 टाइप का होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो डाइजेशन भी आप 4 टाइप का पढ़ते थे। तो जब फूड को आप डाइजेस्ट करते हो तो लास्ट में क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेज और न्यूक्लियोटाइडेजेज एंजाइम होती थी सकस इंटरकस में।
तो वहाँ से इनके रॉ मटेरियल सेल में पहुँचते हैं, फिर सेल में इन्हें जोड़ा जाता है। सेल की जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको मकान बनाना है तो आप ऑर्डर देते हैं कि मुझे 50,000 1,00,000 ईंटें चाहिए, तो ऐसे सेल ने ऑर्डर दिया मुझे 6.6 × 10⁹ बेस पेयर जो है क्या चाहिए, ये न्यूक्लियोटाइड चाहिए। जैसे आप टाइल्स मंगाते हो, जैसे मान लो यहाँ 4 कलर की टाइल्स है, क्योंकि आपको पॉलीमराइजेशन में बायोमॉलिक्यूल में समझाया था कि ये एक हेट्रोपॉलीमर है, तो इसमें एक ही टाइप के मोनोमर न होके 4 डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं। तो आपने ऑर्डर दे दिया कि इतना मंगाओ, और सेल ने मंगाया, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो होना है ना, तो सबसे पहले जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आप क्या करते हैं कि पहले बिल्डिंग मटेरियल को मंगा लेते हैं ना, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल जब आपके पास रहता है, ऐसा थोड़े कि रोज़ ईंट मंगाते हो, रोज़ फिर उसे जोड़ते हो। आप ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट होती है उतनी ईंटें सीमेंट पहले उन्हें इकट्ठा कर लेते हो। सेल भी यही करता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। फिर से आओ देखो, सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपको क्या पढ़ाया गया कि ये एम फेज है, ये डिवीजन का फेज है, इसके पहले इंटरफेज है, तो उसमें क्या है G1 S G2। S में तो रेप्लिकेशन होगा, मतलब ये प्रोसेस होगी ही यहाँ पे। तो G1 में क्या होता है, ग्रोथ फर्स्ट में। ग्रोथ फर्स्ट में यही सब इकट्ठा होते हैं, ठीक है। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सब यही होगा। तो यहाँ पे एक प्रोसेस ये होती है मैकेनिज्म में, जो मैकेनिज्म है उसमें पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड हैं इस तरीके से मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, इनमें एटीपी के मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये बता दूं, यहाँ पे बता दूं, जैसे मान लीजिए DCMP है, इसमें एटीपी का मॉलिक्यूल जोड़ा जाएगा। एटीपी के मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट हैं, तो ये मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है, इसमें दो फॉस्फेट और जुड़ेंगे। जब इसमें 2 फॉस्फेट जुड़ते हैं तो ये बन जाता है DCTP, और इसमें से 2 जो है, देखो यहाँ से 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ जुड़े हैं। जब इसमें से 2 निकल गया तो ये क्या बचा रह गया, AMP। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे सबके लिए होगा, तो मैं एक कॉमन यहाँ लिख दे रहा हूँ, DATP, DGTP, DTTP। इसमें D नहीं लिखा जाता है क्योंकि थायमीन तो सिर्फ इसी में होता है, और बाकी ये AMP होगा, ठीक है, सबके साथ। ये जब ये चीज़ें बन गई तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। अब इनका एक पूल तैयार हो गया, किसका, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड का। आपके बुक में ये मेंशन किया गया है कि एक एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जैसे कि DCTP, ये इसके 2 रोल हैं। एक तो ये सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, और दूसरा एनर्जी सोर्स का काम कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे, अभी समझाता हूँ मैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं, अभी समझाता हूँ। तो ये सारी बातें कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई जीवन में। मैं इसे हटा रहा हूँ, थोड़ी बोर्ड पे जगह मुझे कम पड़ जा रही है। देखो अब क्या होता है कि जो एंजाइम है आपकी,
जो एंजाइम है, जैसे इसी मॉलिक्यूल पे हम लेते हैं, इसी स्ट्रैंड पे लेते हैं, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, इसी पे लेते हैं। देखो यहाँ मॉलिक्यूल का इस तरीके से इन्हें अलग करने वाली जो एंजाइम होती है ना, मतलब इस फॉर्क को, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करने वाली एंजाइम को हम हेलिकेज बोलते हैं। आपको मेंशन नहीं किया गया है तो मैं भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ बेमतलब, इसे याद रखो चाहे मत रखो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम है, जो मेन एंजाइम है वो है, ये देखो, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है कि डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल को यूज करती है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो वाटसन क्रिक मॉडल में मेंशन किया गया है। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल को यूज करके, जैसे यहाँ थायमिडीन है तो इस पूल में से इसके कॉम्प्लीमेंट्री को यहाँ पे ये कॉल करती है। ये इतनी डिस्टेंस नहीं है, ये भी न्यूक्लियस में, ये भी न्यूक्लियस में है, दोनों काफ़ी नज़दीक ही हैं, ये कोई बहुत दूर नहीं बात है। तो ये यहाँ से उसे कॉल करती है, वो यहाँ आता है मॉलिक्यूल। जैसे कि इस केस में यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ थायमिडीन है तो इसकी जगह यहाँ आ जाएगा TTP, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ आ जाएगा TTP, एंजाइम इसको पकड़ लाई, ठीक है। अब TTP जब आता है तो ये जब मॉलिक्यूलर रेंज में आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, लेकिन वो डिपेंड किस पे करते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस कितनी है, मतलब एक रेंज में ही काम करते हैं। तो जब ये रेंज में आ जाता है तो इनके बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से। अब ये क्या करता है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल को कॉल करता है, तो यहाँ पे क्या है, गॉनोसिन, तो यहाँ से क्या बुलाएगा, इसको बुलाएगा CTP को, ठीक है। ये एंजाइम और आगे चली जाएगी और यहाँ लगाएगी CTP, DCTP को। अब D नहीं लिख रहा हूँ, CTP ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगी, जब इसने CTP को लगाया तो इनके बीच 3 बॉन्ड बन गए। बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है कि अब इस एंजाइम की कैटालिसिस शुरू होती है। ये मॉलिक्यूल इतने नज़दीक हैं कि इन दोनों के बीच ये यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाती है, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए DNA पॉलीमरेज